हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्योंकि मंडे है तो बिहार बोर्ड चल रहा है। बिहार बोर्ड 10th हम पढ़ चुके हैं और अब बारी हमारी बिहार बोर्ड 12th की। तो बिहार बोर्ड 12th में हमारा जो चैप्टर है ना, लास्ट सेकेंड चैप्टर जिसकी बात करेंगे, तिरिच है। और एक मिनट है ना, तिरिच है और जिसके लेखक है उदय प्रकाश जी। काफी लंबा चौड़ा हो गया क्योंकि बीच में कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, इस वजह से ये जो क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा भाई, ये जो चैप्टर है इसको एक लेक्चर में खत्म कर रही थी लेकिन नहीं हुआ, वो आधा ही हुआ क्योंकि 15-20 मिनट की क्लास हुई थी वो। तो आज इसको मैं कंप्लीट कर लूंगी और कल इसके क्वेश्चन आंसर करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफी लंबा हो गया, 5 लेक्चर हो जाएंगे। और लास्ट जो लेक्चर है, लास्ट जो चैप्टर है हमारा शिक्षा, लिखा गया जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनको बोलते हैं जय कृष्णमूर्ति। कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी पूरा हो जाए और दिगंत भाग 2 में हमारा जो गद्य खंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले मंडे से, यानी कि हम कल खत्म हो जाएगा ना, तो अगले मंडे से हम फिर नया काव्य खंड स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी 2-2 लेक्चर में इस काव्य खंड को पूरा कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे 10th में मैंने काव्य खंड को पूरा कर रही हूँ ना, वैसे 2-2 लेक्चर से ज्यादा मैं नहीं करूंगी। बहुत छोटी छोटी कविताएं और छोटी छोटी कविताओं को मैं उसी में करूंगी, जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके। तो टोटल इसमें भी 13, शायद 13 या 14 चैप्टर इसको भी करने तो पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस तिरिच नामक जो कहानी है लेखक के जो पिताजी हैं, उनको तिरिच नामक एक छिपकली प्रजाति का जो जंतु है उसने काट लिया था। उसके बाद कई तरह की ऐसी रूढ़ियां थी, इस तरह का विचार थे कि भाई जो तिरिच है वो 24 घंटों बाद में उसका जो जहर चलता है, सांप के जहर के भी 100 गुना जहर इसका होता है और एक बार देख लेता है तो फिर तो कितने ही जन्म ले लो, आपको पूरे जन्म तक जहां भी चले जाओ उस आपके पीछे दौड़ता रहेगा। ये जो सारी चीजें थी ना, ये सारी मनगढ़ंत चीजें थी। लेखक जो है छोटे थे और बचपन से उनको हाथी और तिरिच है वो सपने में उनके पीछे दौड़ते हैं। लेखक हाँफ जाते हैं उनके वो उनका पीछा करते रहते हैं और लेखक अपने को बचाते रहते हैं। फिर एंड में जब चीखते हैं ना, जब उनका सपना टूटता है, जब जाके वो तिरिच से बचते हैं। इसका मतलब अगर वो आवाज नहीं लगाए ना तो हो सकता है तिरिच उनको मार भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो लेखक ने अनुभव किया और लेखक के पिताजी जब जंगल से जा रहे थे तो तिरिच ने उनको काट लिया। अब काटने के बाद सब अपने अपने मंतव्य जो दे रहे हैं, राम अवतार सिंह अलग दे रहे हैं और अंदर जो ट्रैक्टर में बैठने वाले जो लोग अलग दे रहे हैं। उसके बाद धतूरे के बीजों का काढ़ा भी पिलाया गया, उसका भी नशा, पता नहीं क्या नशा चढ़ा क्या नहीं चढ़ा। तो यहाँ बात हो रही है कि लेखक के पिताजी का देहांत हो गया। अब वो देहांत क्यों हुआ है भाई, कि मिनर्वा टॉकीज के पास उनको उतारा था, उसके बाद वे वहां गए क्योंकि उनको पेशी के लिए कोर्ट जाना था और कोर्ट जाने के लिए वे किसी को ढूंढ रहे थे। मतलब उनको प्यास लगी थी और पानी ना पीने के कारण, हो सकता है पानी की मांग करने के लिए काफी क्या फिर व्यक्तिगत नेचर था उनका, हर किसी से इतना बतियाते नहीं थे, बात नहीं करते थे। तो हो सकता है तकल्लुफ महसूस करते हो, इसलिए वे किसी से पानी ना मांगकर और मतलब जहां उनको मिल सकता है वहां चले गए। लेकिन वहां थोड़ा सा व्यवहार उनका कैसा हुआ पूरी कहानी में हमने देखा। अब देखते हैं आगे का भाग, कि जब लेखक के पिताजी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पुलिस वाले जो उनको मारते हैं, पुलिस वाले तो नहीं बताते लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं। वैसे जैसे स्टेट बैंक में चले गए थे, उनके कोई मिलने वाले थे, तो स्टेट बैंक के कैशियर के पास डायरेक्ट पहुंच गए। उनको लगा कि भाई चोरी करने आया है या कोई और है, तो इस वजह से उनको मारपीट होती है। तो ऐसे कैसे वो अधमरे से हो चुके हैं, अब पागल जैसी अवस्था में उनका हुलिया खराब हो गया था, कपड़े फट चुके थे। ऐसी अवस्था में जब वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहां जाके बात करते, उससे पहले कुछ बोले उससे पहले तो पुलिस वाले उनको मारना शुरू कर देते हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति की संवेदनाओं को, आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आप किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति को देखकर पहले ये तो पता लगाइए फला व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या है उसकी परेशानी, क्या है। डायरेक्टली आप ये सोच रहे हो कि वो पागल है, डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि वो चोर है, डायरेक्टली आपने सोच लिया है कि ये तो यहाँ पर कुछ करने आया है, कोई एजेंट हो सकता है, फला फला जो भी है। ये सारी विचारधारा न करके हमें सीधे सीधे हमारे दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति, एक ऐसे निसहाय और ऐसे अधमरे व्यक्ति के प्रति हमारे क्या दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं, वो हमें पूरे करने चाहिए। तो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम विचार विमर्श करते हैं हमारे इस डिजिटल फोन पर और देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ गए। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। बिहार 12th में तो काफ़ी स्ट्रेंथ है ना।
तो यहाँ आ चुके सबसे पहले बच्चे रूही सहगल, संध्या चौहान, भूमिका, ये वर्मा बॉयज, आशीष रंजन, श्रुति तिवारी, भूमिका, सुमित कुमार, प्रिंस सैनी, संजना कुशवाहा, रागिनी कुमारी, अनुष्का प्रजापति, शाह पांडे, शिवम तिवारी, भूमिका। मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, देखिए आपके सामने खड़ी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर फ्लावर। उत्तम वर्मा, तस्सीम रजा, सौरभ कुमार, ईशु, खुशी कुमारी, मनीष कुमार, हेम पुष्पा, ओके हेम पुष्पा, विशाल कुमार, निधि, मंजू शर्मा, यादव राहुल, ये जो बच्चे कम आने का कारण क्या हो सकता है बच्चों? बहुत ज़्यादा कम है, अभी केवल और केवल 28 बच्चे टॉप मैसेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। क्या कारण है? 3.5 से ज़्यादा हो चुका है और छुट्टी शायद हो जाती है ना? अब तक तो शायद सभी स्कूल बंद हो जाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मुझे पता है राजस्थान में जो 4 बजे छुट्टी होती है तो नहीं आए होंगे, ये भी हो सकता है ना, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार देख तो लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 है बच्चों ये, और 5th लेक्चर में हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ में ये जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ शुरू करते हैं हमारे आगे की कहानी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी आपको याद होगी, आगे की कड़ी देखते हैं कि यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता में भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। अब देखिए, केवल ये सोचना है कि तिरिच का जो जहर है या धतूरे का जो काढ़ा पिलाया गया था उसका नशा उनके ऊपर छा गया होगा, हो सकता है इसलिए उनकी स्थिति ऐसी हो गई हो, क्योंकि लेखक ने और किसी उनके घर के व्यक्ति ने, किसी गांव के व्यक्ति ने उनकी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। ये तो केवल और केवल जब उनको उनकी शायद लाश मिली हो या डेड बॉडी मिली हो, उस समय जब जांच पड़ताल करने गए होंगे कि भाई इस व्यक्ति को कहीं देखा, तो जिन्होंने देखा होगा वो याद करके, भाई कुछ ऐसे यूनिक लोग होते हैं ना, यूनिक मतलब कुछ ऐसे विचित्र प्राणी आ जाते हैं, विचित्र अवस्था में आ जाते हैं, तो उनका तो थोड़ा सा हमारी मेमोरी में फिट होता है, तो वो सब देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही लेखक को बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग बातें बताई, भाई ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था। ठीक है, अलग अलग चीजें उनको बता दी है। तो लेखक सोच रहे कि सोच पाना कि पिताजी को क्या हुआ होगा, ये सोच पाना और उस सोच की पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। कि या तो ये हुआ होगा कि जहर, तिरिच का जो जहर है वो या धतूरे का जो नशा है वो चढ़ गया होगा, या फिर ये सोचे कि वो हमारे मकान को बचाने की जद्दोजहद में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि उनको पता ही नहीं चला, बस वो ज्यादा अफरा तफरी हो गई, या ये हो सकता है। ठीक है, शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ तो जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। ये लेखक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेखक स्वयं भी ऐसी जद्दोजहद से निकलने की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, हर रात कोशिश करते थे, इसलिए उनको लग रहा है कि शायद पिताजी जो उनके है वो भी शायद इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन निकल नहीं पा रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया। घसीटते हुए, सबसे संपन्न कुलीन लोग रहते होंगे वहां पर, उन लोगों की कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया कुछ लोगों के द्वारा उनके पिताजी को, लेखक के पिताजी को। कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों, सर्राफा कौन होते हैं भाई? जो सुनार होते हैं ना, सुनार, उनको क्या बोलते हैं? सर्राफा। जो सर्राफा के जौहरियों PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी।
काफी प्रबुद्ध लोग रहते थे वहां पर। जिस कॉलोनी की बात की जा रही है, जिस कॉलोनी से लेखक के पिताजी को घसीट कर लाया जा रहा था, कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी वहीं ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। शांत और घटनाहीन यानी कि इस तरह की कोई घटनाएं वहां पर घटित ही नहीं हो रही थी, फिर भी उनके पिताजी की जैसी घटना हुई है वो घटित हो गई। किनकी भाई? लेखक के पिताजी की जो घटना है वो घटित हो गई। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था, मतलब कि उनके सारे कपड़ों को फाड़ कर फेंक दिया गया था, केवल और केवल जांघिया, जिसको बोलते कमर पर पहनने का जो बरमूडा टाइप होता है ना, उसको बोलते एक जांघिया बचा हुआ था, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। कुछ ने कहा, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में खड़े थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि गालियां भी दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ पागल कहकर उनको मतलब बोल भी रहे थे कि ये पागल है, पागल, ऐसे करके उनको उस कॉलोनी से बाहर निकाला जा रहा था। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलिया ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था, मतलब ढंग से सुना, और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, ये शब्द बोल रहे थे जिनको अच्छे से समझा। अब बच्चों एक चीज आपको बता दूं मैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो राम स्वारथ नाम है ना, आपको कहीं भी जीवन परिचय में नहीं मिलेगा कि लेखक के पिताजी का नाम क्या था, उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि राम स्वारथ, क्या नाम था? उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या था? राम स्वारथ प्रसाद। ये नोट कर लीजिएगा, बार बार नहीं आता है, कहीं पर भी जीवन परिचय के रूप में आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना आपको गूगल बताएगा। ये कहानी है, कहानी के आधार पर बताया जा रहा है कि उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या था भाई? राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर यानी कि रिटायर हो चुके थे, एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, बकेली के रहने वाले थे। कवि पत्रकार थपलिया साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वह अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए और ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुना तो था, लेकिन क्योंकि एक संगीत पार्टी में जा रहे थे दिल्ली और उस संगीत पार्टी को अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, उस संगीत पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो जो राम स्वारथ प्रसाद जी थे उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो बोल रहे थे लेकिन, और अगले दूसरी जगह जो कुछ लोग थे उनको घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और उनको पागल पागल कह रहे थे, तो ऐसा भी नहीं था। हालांकि जो लेखक के पिताजी है वो कोई किसी प्रकार की गाली नहीं बक रहे थे। ध्यान से सुनो तो वो अपना एड्रेस बता रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं क्या हूँ, अपनी पोजीशन बता रहे थे, अपना नाम बता रहे थे, अपने गांव का नाम बता रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और वे संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। आगे देखिए, हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया। तरस का मतलब क्या होता है? दया। क्या होता है बच्चों? दया। और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है या कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर, जिला मतलब हमारे हेड गांव जो है, गांव कौन सा था? बकेली। ठीक है, वो अपना एड्रेस बता रहे थे, कंटिन्यू बता रहे थे। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टॉकीज के पास वाला चौराहा, पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे। वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर ये सब लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। 30-32 किलोमीटर पैदल चल चुके थे, बिना पानी के, पानी भी नहीं पिया था, साथ में जो तिरिच का जहर था वो था साथ में, उसके बाद जो धतूरे का काढ़ा पिया था, बीजों का काढ़ा, वो अलग था। तो सारी चीजें मिक्स हो गई थी। ये जगह ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठाक कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि वे अचानक ही
और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। मतलब उनको पता नहीं था, एक दिशा में नहीं था, कुछ इधर था कुछ इधर था, जहां पर उनको मौका मिला वहां वह घूम गए, उनको मालूम नहीं चला। शहर में वैसे भी पिताजी, लेखक के पिताजी शहर जाने से हमेशा कतराते थे और वो इसलिए 2 बार सम्मन जो आया था न्यायालय की तरफ से वो उन्होंने उस सम्मन के आदेश का पालन नहीं किया। अब अंतिम बार जो सम्मन आया था उसके बाद तो उनके मकान की कुर्की होने वाली थी, इस वजह से वे चले गए। अब चले जाने के बाद में अब ऐसा नहीं है कि बच्चों मकान की कुर्की हो गई होगी, क्योंकि कारण बता दिया ना कि भाई पिताजी की मृत्यु हो गई है, जो आने वाला व्यक्ति वो खुद ही गुजर गया है, तो कुर्की कैसे होगी, जो डेट है वो आगे खिसक जाती है। ठीक है, तो जो लेखक है, लेखक के पिताजी वहां चले गए थे और अब वैसे ही दिग्भ्रमित हो गए थे। पानी नहीं था तो लोग उनके पानी न पीने के कारण और इस तरह के व्यवहार करने के कारण वो वैसे ही परेशान हो गए थे। तो जो व्यक्ति पहले से डरा हुआ है उसके सामने फिर और परेशानी आ जाएगी तो वो कितना डर जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति तिरिस से, जैसे लेखक जो है तिरिस से डरे हुए थे, अब वास्तविक तौर पर अगर तिरिस उनके पीछे सही में भाग जाएगा और भागता रहेगा, फिर वो पुकार भी रहे हैं, फिर वो चीख भी रहे हैं, किसी को बुला भी रहे हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अंत में जो लेखक है उनको डर लगेगा और डर के कारण शायद वो अपने होशो हवास भी खो जाएंगे। इसी तरह से लेखक के पिताजी है वो भी शहर की आबो हवा से काफी डरते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था, वहां जाके असहज सा महसूस करते थे। इस कारण से क्या हुआ होगा कि बच्चों शायद उन्होंने अपने जो होशो हवास है वो खो दिए होंगे। पहले से परेशान थे, प्यासे थे, धतूरे का काढ़ा पीकर आए थे, तो हो सकता है थोड़ा सा जो नशा है वो चढ़ा हुआ हो उनके अंदर, तो वो सारी चीजों ने मिलकर उनका मतलब दिग्भ्रमित कर दिया था। आगे देखिए, यहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात है जिसे थपियाल साहब सच मानते हैं। मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने गए होंगे। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, जिसका खून रीस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। ढेले क्या होता है? मिट्टी के जो ठोस होता है ना, वो मतलब मिट्टी जब ठोस हो जाती है उसको बोलते हैं ढेले, पत्थर नहीं। मिट्टी जब पत्थर का आकार ले लेती है, रूप नहीं सिर्फ आकार लेती है और ऐसे ठोस हो जाती है, उसको बोला जाता है ढेले। मिट्टी के ही होते हैं वो, पत्थर के नहीं होते। शायद वो लगे होंगे, वो भी बहुत तेज लगते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा तेज लगते हैं, क्योंकि वो भी तीखे तीखे होते हैं, मिट्टी अपने जॉइंट रूप में होती है, तो वो मारे होंगे, हो सकता है उस वजह से उनकी आंख पे चोट लगी और उनकी आंख के ऊपर से खून निकलना शुरू हो गया था। और जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सस्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था और वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। अब भाई पिताजी ने पत्थर क्यों मारे होंगे कि इतने सारे बच्चे जब आकर उनके ऊपर धावा बोलने लगे तो उनको लगा बचाव कार्य में कुछ तो करना चाहिए, तो हो सकता है इस वजह से पिताजी ने उनके ऊपर ढेला मारा। अब एक ढेला गलती से बच्चे पर लग गया तो उसका भाई जवाब तो देना होगा, तो बच्चे, भीड़ तो वैसे भी आक्रोशित हो जाती है, उनको एक चिंगारी की जरूरत होती है, वैसे ही वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर पट्टे वाली एक चड्डी थी, दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे, पेट पिचका हुआ था, वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। फिर सिर के सफेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा कि मेरे को क्या मालूम था कि वह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगते थे। क्यों भाई? अब पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो गए,
उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, अपना स्थान, अपनी पोजीशन बता दी, अपना गांव बता दिया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब पिताजी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और जो लोग ढेले मार रहे थे उसके प्रतिफल में फिर उनके जो पिताजी है वो भी ढेले मारने लग गए थे। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा, वालो तुम्हारी की, लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। अब ये तो देखिए लोगों की कई सुनी बातें हैं। अब कई सुनी बातें कितनी सच होती है कितनी गलत होती है तो बच्चों आप भी जानते हो। तो लेखक तो अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मेरे पिताजी ऐसा काम नहीं करते हैं। उनकी क्या फितरत थी, यानी कि उनका क्या मतलब क्या सोच थी, उनके विचार क्या थे, उनका स्वभाव कैसा था। तो वो अपने पिताजी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इस वजह से वे कह रहे कि मुझे नहीं लगता मेरे पिताजी ने इस तरह की कोई गालियां दी होगी। लेखक पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, पूर्ण रूप से सहमत थे अपनी तरफ से। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, उन्हें वह सपना ही लग रहा होगा, एक सपना है। पिताजी को सारी घटनाएं उल जलूल उटपटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्हें किसी तिरिछ ने काटा ही नहीं है, तो ये क्या हो रहा है। इसलिए वे जो भी मन में आया वो कर रहे थे, जो भी दिखाई दे रहा है। अगर उन्हें लगा कि वास्तविकता है तो शायद वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ ना कुछ हल निकालते, लेकिन उन्हें तो ऐसा लग रहा था। लेखक के विचार है ये स्वयं पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं। लेखक के विचार है कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो जो उनके पिताजी है जो वो सपने में है, और सपने में जो जो हो रहा था वो करते करते चले जा रहे थे, जो जो दिखाई दे रहा था। सपने में ऐसा ही होता है, हमारे अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बल्कि तिरिश तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों ना चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये सारी क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। अब लेखक है ना यहाँ अपने पिता की मनोव्यथा को सोच रहे हैं कि क्योंकि लेखक को एक सपना आता था जो उन्हें हमेशा डराता रहता था, और वो सपना या तो हाथी का था या फिर तिरिछ का था। या तो हाथी उन्हें डराता था या फिर तिरिछ डराता था। अब जैसे ही पिताजी को तिरिछ ने काटा तो लेखक ने तिरिछ का सपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस कहानी के माध्यम से। हमने स्टार्टिंग में देखा था कैसे तिरिछ उनके पीछे भागता था, और तिरिछ जब उनके पीछे भागता था तो वो आगे भागते भागते पता नहीं कहाँ बुद्धि का प्रयोग ही नहीं चलता था। मतलब कहाँ पर आपको दिमाग काम में लेना वो सब हम भूल जाते थे सपने में। वैसे ही जो लेखक है वो सोच रहे होंगे कि मेरे पिताजी है तो मुझे सपना आता है और मैं ऐसा दिग्भ्रमित हो जाता हूँ, तो हो सकता है मेरे पिताजी को भी सपना आता रहा हो और वे ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है ना वो सपने में ही हो रहा है। बस वो ऐसा उनको आभास लग रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, सपने में। इसलिए उन्होंने ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ज्यादा सोचा नहीं। अगर सोचा होता कि नहीं वास्तविकता में हो रहा है तो शायद वे कुछ अच्छा ढंग से कर पाते। तो जैसा उनको सपने में लग रहा था कि वैसा वैसा वे आगे बढ़ते चले गए। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। लेकिन ये तो एक वास्तविकता थी जो उनके पिताजी के साथ गुजरी थी। आगे देखिए बच्चों, अगर वे बीच बीच में जोर जोर कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसी कठिन कोशिश में कि उस आवाज के सहारे उस दुखद स्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था, लेकिन फिर भी उनके जो पिताजी है ना वो लड़ रहे थे। मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती और मेरी फंसती हुई सांसें फिर ठीक हो जाती कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा।
क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है। बच्चों, में सपने में चोट लगती है तो आप दर्द महसूस करते हो? नहीं करते ना। हम दर्द महसूस कब करते हैं? जब हमें वास्तविकता में चोट लगती है। सपने में तो हम बहुत ज्यादा बहादुर हो जाते हैं, पता नहीं जो काम शायद हम नहीं कर सकते ना, वो काम भी हम सपने में कर जाते हैं। तो हो सकता है लेखक के पिताजी को सपने में ऐसा ही आभास हो रहा हो। ये लेखक अनुमान लगा रहे। पिताजी के साथ क्या हुआ है वो सिर्फ लोगों की कही गई बातों से एक स्टोरी बनी हुई है, लेकिन लेखक है जो अपने पिताजी के पूरे जो भी वाक्य हुआ है, जो भी उनके साथ वारदात हुई है, जो भी घटना हुई है, उस पूरी घटना का अनुमान लगाकर बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा होगा तो ऐसा हुआ होगा। इस सिर्फ अनुमानित तौर पर है। जैसे ही वे जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं, छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैया का झुंड। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए तो इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं, इससे किसी को कोई चोट नहीं लग जाएगी। क्योंकि लेखक के जो पिताजी किसी को चोट नहीं लगवा सकते थे, कभी भी किसी के साथ हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे हो कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुःस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे दरअसल मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे हैं थे कि अगर वे अपने आप अपने सपने में जाग पाने में सफल ना भी हो तो तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। अब बच्चों, होता है ना, कभी आपके साथ होता है क्या कि सपना आ रहा है और या तो आप खुद जाग जाओ तो ठीक है, और नहीं जागते हैं ना और बोल बोल करते हैं तो जो पास में सोने वाला होता है या जो भी देखता है, पास में सोने वाला होता है या जो भी व्यक्ति देखता है कि भाई ये व्यक्ति नींद में कुछ बोल रहा है तो हम उसको जगाने की कोशिश करते हैं ना। ऐसा ही वाक्यांश जो है लेखक बता रहे हैं अपने पिताजी के लिए कि पिताजी जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, वो शायद इसलिए चिल्ला रहे हो कि या तो वे खुद जाग जाए, और अगर नहीं जागे हैं तो उनके पास सोने वाली उनकी पत्नी थी, यानी कि लेखक की माँ, लेखक की बहन और लेखक स्वयं, शायद उनमें से कोई आकर जगा दे। तो सपना आया होता और सपने में ऐसी बातें करी होती या सपने में चिल्लाए होते तो शायद वे जगा देते, लेकिन सपने में नहीं चिल्लाए थे। बच्चों, ये वास्तविकता थी लेखक के पिताजी के साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन वे अनुमान लगा रहे कि मेरे पिताजी को हो सकता है सपने आ रहे हो, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा हो। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मार कर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे हो कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में वह दुःस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को और माँ को या किसी और को पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल नहीं हैं तो कोई भी तब आकर कोई भी उन्हें जगा दे। बस वो ऐसा सोच रहे थे, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता भी चल गया था कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। बच्चों, वास्तव में विडंबना है। गांव का व्यक्ति उसी गांव के व्यक्ति को मारा जा रहा है और उसी गांव का कोई दूसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। उसने रोका, वो रुकने के बाद लोगों से पूछा भी, तो लोगों से अगर ये बोला होता, उस जो व्यक्ति है उनका नाम क्या था भाई, कंधई राम तिवारी जी, तो कंधई राम तिवारी जी से यह बोला जाता कि पता नहीं कौन से गांव का व्यक्ति है और स्वयं को ऐसा बता रहा है और अधमरा सा हो गया है, गालियां दे रहा है, तो हो सकता है कंधई राम तिवारी जी शायद उसको देखने की कोशिश करते, है ना। लेकिन उनसे क्या कहा गया, पाकिस्तानी जासूस है। तो भाई पाकिस्तानी इसका मतलब कोई मुस्लिम है, और मुस्लिम है इसका मतलब
कंदई राम से तो कोई लेना देना था ही नहीं, और वो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। इसका मतलब क्या था बच्चों कि लेखक के पिताजी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, अब वे स्वयं पानी की टंकी में पानी पीने के लिए जा रहे थे। यही हो सकता है, लेकिन विडंबना थी कि कंदई राम तिवारी जी लेखक के पिताजी को नहीं देख पाए क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी जासूस साबित कर चुके थे लोग। ठीक है, आगे देखिए। ठीक इसी समय पंडित कंदई राम को गांव जाने वाली बस आती दिखी और उन्होंने रिक्शा वाले से अगले चौराहे यानी कि तक जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट भी देर हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट करा रहती है, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। बच्चों देखिए, ऐसी होती है विडंबनाएं, कोइंसिडेंस बोलते हैं जिसको, कि जो काम बहुत लेट होता है, मतलब जो काम नहीं होता है, कभी कभी वो काम अलटप्पे में सही समय पर हो जाता है। जब दुर्भाग्य साथ होता है ना, तो न होने वाली क्रियाएं भी स्वतः ही हो जाती है। दुर्भाग्य साथ नहीं, दुर्भाग्य खराब होता है हमारा। ठीक है, सतनाम सिंह का कहना था कि सतनाम सिंह कौन थे भाई? नेशनल रेस्टोरेंट के जो मालिक थे। वो कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने तब हटी और लोग तितर बुतर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुख से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों की झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है मर गया है। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मारकर देखे कि वे सिर्फ बेहोश है या हो सकता है कि उठ जाए। सतनाम सिंह ने कोशिश भी की, लेकिन सतनाम सिंह कर क्या सकते थे। लेकिन सत्ते पुलिस की वजह से डर रहा था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी और वे पूरे मिट्टी में लथपथ हो गए थे। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी इसी जगह पड़े हुए थे, तब तक पुलिस नहीं आई। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चले गए थे। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइन की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौराहे की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी, जगह जगह चोटें भी थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचाना ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था, चिनाई में नहीं आता था। चिनाई यानी कि कोई चिन्ह नहीं दिख रहे थे, कोई संकेत नहीं दिख रहे थे जिससे वो उनका चेहरा पहचान पाता। मैं डर कर गुमटी से बाहर, गुमटी क्या होती है बच्चों पता है? ऐसे छोटी छोटी दुकानें होती है, बहुत छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, पास में ऐसे पास में सड़क के किनारे होती है, उन्हें बोला जाता है गुमटी। ठीक है, गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चीथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वारत प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा, फिर चुप हो गए थे। मतलब यहाँ फाइनली जो गणेशवा था ना मोची, उसने पिताजी को पहचान लिया और पिताजी ने भी उसको अपना नाम और जो स्थान था गांव वो बता दिया। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान लगा कर सकते थे कि मेरे साथ 24 घंटे बाद क्या होने वाला है? तिरिछ के जहर ने उनको नहीं मारा था, धतूरे के नशे ने उनको नहीं मारा था, मारा था तिरिछ नामक संवेदनाहीन लोगों की प्रताड़नाओं ने। लोगों ने
उन लोगों ने जिन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि फला जो व्यक्ति है वो कौन है, कहाँ है, उसको क्या चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फला फला जो भी चीजें उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की थी। पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था, क्योंकि गणेशवा ने पहचान लिया। अब भाई लेखक के पिताजी में जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता के अनुसार वो जीवित रह गए, और फाइनली उन्होंने गणेशवा के वहां तक आकर बता दिया कि मैं कौन हूँ, पहचान लिया गया कि भाई कौन है। अब देखिए, व्यक्ति को इतना मारा गया था, पीटा गया था, प्यासे थे, प्लस तिरिच ने भी काट लिया था, चलो उसका भी जहर वगैरह जो सब हटाओ दूर, चले वो भी नहीं था, लेकिन लोगों के द्वारा इतना मारा पीटा जाने के बाद कौन व्यक्ति जीवित रह सकता है। फिर भी लेखक के पिताजी संघर्षशील व्यक्ति थे, काफी सहनशील व्यक्ति थे, फिर भी वे जीवित रहे। ठीक है, पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। देखिए, उनकी मृत्यु का कारण है, हम मृत्यु का कारण लिखेंगे यहाँ पर, मृत्यु का कारण, उनकी मृत्यु के कारण, क्योंकि एक कारण नहीं था, है ना, बहुत सारे कारण थे, इसलिए हम लिखेंगे मृत्यु के कारण। उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था, पहला कारण। दाईं आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी, दूसरा कारण। कॉलर बोन टूटा हुआ था, तीसरा कारण। कॉलर बोन इसे बोलते हैं, ये टूट जाता है। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुई थी, चौथा कारण। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पांचवा कारण। आमाशय यानी कि पेट पूरी तरह से खाली था। भूख लग रही थी उनको, प्यास लग रही थी, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था, इसलिए कुछ नहीं था, खाली पेट थे। कुछ तो भूख प्यास थी, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए लोगों के पास गए थे। लोगों ने उनको गलत समझा, मारा पीटा, कुचला, ढेले मारे, पता नहीं क्या क्या करा, रॉड से मारा, पत्थर से मारा, घसीटा, रगड़ा करा, सब कुछ करा, लेकिन क्या करा, सिर्फ खाना और पानी के लिए नहीं पूछा, बाकी सब कुछ किया। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया है कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। देखिए, थानू ने कहा कि देखा, तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता, यानी कि तिरिच के जहर का उन पर असर हुआ है। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते थे। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते थे कि खुद को विश्वास दिलाना चाहते थे कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को, छोटी बहन को देखा होगा, फिर वह दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दूध स्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा, लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यूं है, मैं खेती की मंड गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ, वो भूरी चट्टान वहां उसी जगह जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है, आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि उस चट्टान पर नहीं हूँ, थानू भी वहां नहीं है, वहां कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली हैं, बाल बिखरे हुए। मुझे प्यास लगी और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती है, हजारों हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ, मैं जोर जोर से भागता हूँ। लेखक जो है अपनी मनोव्यथा बता रहे हैं। फाइनली वो ये बता रहे हैं बच्चों कि लेखक के पिताजी की जो मृत्यु है वो किसी तिरिच या किसी धतूरे के काढ़े से नहीं होती, तिरिच के काटने से नहीं होती। उनकी जो मृत्यु है उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने से हुई थी। मैं भागता हूं, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुंचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है।
अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है। ये सारी जो चीजें हैं ना, लेखक अपने पिताजी के थ्रू बता रहे हैं कि पिताजी को कैसा लगा होगा। वो पूरी बात समझा रहे हैं कि मेरे पिताजी ने क्या महसूस किया होगा। और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, सपना है ना, सत्य हो जाता है। और अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन यह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढांप देती है और मैं माँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता, भागता सा। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता है, कि अब मुझे तिरिच का सपना क्यों नहीं आता है, अब मुझे लोगों का सपना क्यों आता है, मैं लोगों से भागने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए फाइनली लेखक को पता चल गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट विज्ञान के तौर पर पता चल गया था कि लेखक के पिताजी की मृत्यु क्यों हुई थी। और साथ में जो सपने की बात थी, जो लेखक को तिरिच का सपना आता था, वो सपना अब हट चुका था। उसकी जगह लेखक को दूसरा सपना आता था, जो सपना उन्होंने अपने पिताजी के लिए देखा था, कि उनके पिताजी को शायद, वो ऐसा सोच रहे कि शायद मेरे पिताजी पूरे वाक्यांश में, यानी कि पूरे वाक्यांश नहीं कहेंगे, पूरे समय में वो जो झेल रहे थे, जो प्रताड़नाएं झेल रहे थे, जो लोगों द्वारा अत्याचार हो रहा था वो झेल रहे थे, या लोगों द्वारा जो मारपीट हो रही थी वो झेल रहे थे, उस समय शायद उनके पिताजी सपने के बारे में सोच रहे हो कि मैं सपने में हूँ, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसा ही सपना फिर लेखक को बार बार आता रहा, लेकिन तिरिच का सपना था जो खत्म हो चुका था, क्योंकि साबित हो चुका था कि तिरिच नाम का कोई जीव जंतु होता नहीं है, कोई जहरीला होता नहीं है। तिरिच ने अगर काट लिया गलती से तो ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हजारों तिरिच गांव के बाहर या शहरी जनजीवन में भरे पड़े हैं, जो आपकी मृत्यु का इंतजार करते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है, और अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर कर लेंगे साथ में। बस फिर अगले हफ्ते जो करेंगे, कल हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, और अगले हफ्ते हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इसको 2 या 3 लेक्चर में मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।